ओके। सबसे पहले तो एक चीज समझनी है, देखो। ये जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, आपको मार्क्स किस बेसिस पे मिलते हैं, पहले आप वो समझिए। जब भी मैं मार्क्स की यहाँ पे बात कर रहा हूं, तो मार्क्स जो है ना, ये ओवर द टाइम पीरियड अलग अलग लोगों से मिलके, और किन लोगों से मिलके मैं आपको वही बता देता हूँ, जो पैनल्स के अंदर बैठे हैं। ठीक है, चेयरमैन रहे हैं यूपीएससी बोर्ड के, तो कुछ अंकल लगते हैं, कुछ जानकार में हैं, उनसे मिलके उनके साथ डिस्कशन करके वो पॉइंट्स मैंने निकाले हैं जिन बेसिस पे आपको नंबर्स मिलते हैं, एक्चुअली जो मिलते हैं। वो किन पैरामीटर, उनको एक ब्लूप्रिंट दिया जाता है। यही वो ब्लूप्रिंट है जिसके बेसिस पे वो आपको नंबर्स देते हैं एक्चुअली। ये 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट के बेसिस पे आपको नंबर्स मिलते हैं। अगर सब टिक है तो आपका आंसर बहुत अच्छा है। इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो आपके नंबर्स कटते हैं वहां पे। सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ आईएमसी। व्हाट इज आईएमसी? इंट्रोडक्शन, मेंस एंड कंक्लूजन। क्या एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है? तो उसके आगे टिक है। वेरी गुड। दूसरा, वेटेज ऑफ आईएमसी। अभी वेटेज ऑफ आईएमसी का मतलब क्या है? आप प्रॉपर वेटेज नहीं दे रहे हो। प्रॉपर वेटेज का मतलब क्या है? जब आप आंसर स्टार्ट करो, फॉर एग्जांपल 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन है, 15 मार्क्स के आपके पास 10 क्वेश्चन है, यही आपको 250 नंबर का मेंस मिलेगा वहां पे, राइट? अब पॉइंट क्या है यहां पे, जब आप आंसर लिखना स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आपके साथ सबसे बड़ी गड़बड़ क्या हो रही है? सबसे पहले तो आप समझो, 150 वर्ड्स हैं या 250 वर्ड्स हैं। अगर ये 150 वर्ड का क्वेश्चन है, तो ऑन एन अप्रॉक्स 2 पेजेस के अंदर आ जाना चाहिए, और आना भी चाहिए 2 पेजेस में ही। ये भी एक नियम है, ये नहीं एक ही पेज में लिख दो। आप हमेशा मार्जिन बनाओ, क्योंकि यूपीएससी आपको एक साइड मार्जिन बना के देगा। जो ऐसी आपको शीट्स मिलेंगी प्रिंटेड। सबसे पहले तो ये समझो, वहां पे कॉपीज होती है ना, वो प्रिंटेड होती हैं। उस पे क्या कहते हैं, क्वेश्चन पहले से प्रिंटेड मिलेगा आपको। और हर एक क्वेश्चन पे आपको 3 पेज मिलेंगे। 3 पेज मतलब ऐसा, सिंगल, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। तो वहां नहीं है कि मैंने एक्स्ट्रा शीट करते थे ना, वो वाला हिसाब नहीं है। आपको बुकलेट मिलेगी, उसी बुकलेट में आंसर लिखना है। अब जब आपको 3 ही पेज मिलेंगे, तो आपको पेज का यूज करना भी आना चाहिए। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम क्या हो रही है? कुछ लोग जो है वो एक ही पेज में लिख दे रहे हैं। कुछ हो गए 250 वर्ड्स एक पेज में हो जा रहे हैं। 150 तो बहुत दूर की बात है। जब आपको 3 पेज दे रहा है वो, तो आप एक स्टैंडर्ड को फॉलो करें, कि जो स्टैंडर्ड ये है कि अगर 150 वर्ड्स का आता है, जैसे मेरा आंसर जो है 150 वर्ड्स का है, वो यहीं खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट। मैं जब भी मेरी हैंड राइटिंग के अकॉर्डिंग, जो एक एवरेज हैंड राइटिंग है मेरी, उसके अकॉर्डिंग मैंने देखा है कि मेरा आंसर यहां खत्म हो जाता है। 250 वर्ड्स वाला मेरा यहां खत्म हो जाता है। मतलब मेरे माइंड में एक बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर मेरे को 150 वर्ड्स का लिखना है 1.5 पेज, 250 वर्ड्स का लिखना है 2.5 पेज। अब आपके लिए हो सकता है कि वो 250 वर्ड्स का यहां खत्म हो, किसी के लिए 150 वर्ड का यहां खत्म हो, किसी के लिए यहां खत्म हो। आप सबसे पहले तो चेक करो कि आपका कहां पे एंड होते हैं 150 वर्ड्स। अच्छा, उसका तरीका क्या है? जिसका एक ही पेज में आ रहा है, आप जैसे ही मार्जिन बनाओगे दोनों साइड, जैसे ही आप मार्जिन बनाओगे, ऑटोमेटिकली आपका 150 वर्ड यहीं खत्म होगा। होगा ही होगा। और उसके पीछे का नियम क्या है? उसके पीछे का नियम यह है कि आप एक लाइन में, याद रखना, 5 से 6 वर्ड से ज्यादा नहीं लिख सकते। प्रॉब्लम क्या हो रही है? एक वर्ड, एक लाइन में 10-10 वर्ड्स लिख रहे हो आप। गड़बड़ है ये। प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं आ रही है वहां पे। एक लाइन में 5 से 6 ही वर्ड्स लिखने हैं। अब एक लाइन में 5 से 6 वर्ड लिखने हैं, तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर 150 वर्ड्स का आपके पास आ रहा है आंसर, ये आपको लिखना है, ये 250 का लिखना है, तो इंट्रोडक्शन कितने का होना चाहिए? ये नियम बना लो कि 25 से 30 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन होगा 150 वर्ड्स वाले में। 35 से 40 वर्ड्स का इंट्रो होगा 250 वर्ड्स वाले में। ये एवरेज बना के चलो आप। अब मुझे बताओ, अगर एक लाइन में 6 वर्ड लिख रहे हो, और 25 से 30 वर्ड की बात कर रहा हूं मैं, तो कितनी लाइन हो गई? 4 या 5। इसमें आ जाना चाहिए आपका। अब आप देखो अपना इंट्रो, कितने शब्द लिख रहे हो आप? काउंट करो अपने, करो अभी। आप लोग काउंट करिए कि आप लोग कितने शब्द लिख रहे हैं। अब 250 वाला है, तो इट विल गो 35 to 40, इट्स ओके। समझ रहे हो आप कितना ज्यादा लिख रहे हैं उसमें? इट डज नॉट लुक लाइस। और ये एक स्टैंडर्ड ही नहीं है। ये स्टैंडर्ड जो मैं आपको बता रहा हूं, इसी को फॉलो करो, आपके नंबर्स अच्छे आएंगे।
कंटेंट बहुत बात की चीज है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं। ये देख रहे हो आप, ये दो पॉइंट्स हैं जो कंटेंट, और एक ये रहा, ये हैं सिर्फ 3 पॉइंट। 10 पॉइंट में 3 पॉइंट हैं जो कंटेंट के बेसिस पे नंबर मिलते हैं आपको। कंटेंट अगर तुम्हारा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है भी तो इतने नंबर नहीं कटते, बाकी पॉइंट्स अच्छे होने चाहिए आपके। मैं चाहता हूं ये 3 पॉइंट जो है ये तो आपको टाइम के साथ समझ में आएंगे, ये 7 पॉइंट पे तो काम कर लो। ये तो आज ही से कर सकते हो प्रेजेंटेशन का। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंट्रो यहां से स्टार्ट होगा। दूसरा, जैसे ही उसने क्वेश्चन जो पूछा है, एक ना यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी है उल्टी करने की। आपको नॉलेज की उल्टी हो रही है, और ये अवॉइड करना आज से सीखना पड़ेगा। सब क्यों बता रहे हो? मैं तुम्हें जब पढ़ा रहा हूं तो मेरा काम है तुम्हें सब बताना। आप अपने माइंड में ऐसे मत समझो कि आप किसी को समझा रहे हो। आपके साथ ये माइंडसेट चेंज करो। आप एग्जामिनर को समझाने की औकात नहीं है तुम्हारी, ना कभी होगी। उसको आता है, आप सिर्फ उसको ये बता रहे हो कि मेरे को क्वेश्चन समझ में आ गया। फर्क समझो इस माइंडसेट में। जब मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूं तो मैं ये सोच के चलता हूं तुम्हें कुछ नहीं आता है, इसलिए मैं सारा ज्ञान दे रहा हूं। आप जब आंसर लिख रहे हो तो आपको सारा ज्ञान नहीं देना है, आपको ये मान के चलना है कि उसे पीसीए पता है। वो ये थोड़ी पूछ रहा है डिफाइन पीसीए, वो ये थोड़ी पूछ रहा है कितने मैट्रिक्स आते हैं उसमें, वो ये थोड़ी पूछ रहा है थ्रेशोल्ड क्या होता है। उसे आता है, तुम्हें नहीं आता। उसको पता है सारी चीजें। आप उसको ये मत बताओ सीआरएआर क्या होता है, उसे आता है सीआरएआर। आप यू जस्ट यूज द वर्ड कि कैपिटल टू रिस्क असेट वेटेड रेशियो, डोंट एक्सप्लेन दैट वर्ड। तो ये मान के चलो कि उसे आता है। आपसे उसने क्वेश्चन पूछा, आप उस क्वेश्चन को आंसर करो। आंसरिंग द क्वेश्चन ओनली इज द बिगेस्ट पॉइंट जो आप सब मिस कर रहे हो। वो पूछ कुछ रहा है, तुम बता कुछ रहे हो। वो पूछता है पिताजी का नाम बताओ, तुम बता दो दादा हमारे 4 भाई थे। इंफॉर्मेशन दोनों सही है, बट पूछी क्या उसने? जिस दिन वो क्वेश्चन में ये पूछे कि बताओ पीसीए क्या है और उसका इंप्लीकेशन क्या है, तो बताओ पीसीए क्या है, समझाओ पीसीए क्या है। वो ये पूछ रहा है भी क्वेश्चन, देखो आप पहले तो क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन के अमंग द मेन स्ट्रीम बैंक्स 11 गवर्नमेंट बैंक्स आर अंडर आरबीआई पीसीए, ये इसने एक डेटा दिया है। डिस्कस द, कोई भी टॉपर को देख लेना हमेशा क्वेश्चन को अंडरलाइन करता हुआ दिखेगा। ये सीख है जो हमें भी सीखनी है उनसे। अब आप बोलो मैं नहीं कर रहा तो क्या हो जाएगा? नहीं, ये एक स्टैंडर्ड है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैं हमेशा बच्चों से एक चीज बोलता हूं, तुमसे भी आज एक ही चीज बोल रहा हूं। धोनी की तरह अगर हेलीकॉप्टर शॉट मार रहा है तो पहले बल्ला पकड़ना तो सीख लो, बैट पकड़ना तो सीख लो। रूल्स तोड़ने के लिए रूल्स सीखने जरूरी हैं। आप अपने अकॉर्डिंग गेम तब खेल सकते हो जब आपको बेसिक्स पता हो। अभी तुम कुछ भी बना रहे हो, तो पहले बेसिक्स क्या है? आपका सबसे पहला बेसिक ये है, आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन को अंडरलाइन करें। इससे एग्जामिनर, आप समझो साइकोलॉजिकल गेम है साथ। आप नहीं, वो नहीं जानता है कि तुम लड़का हो लड़की हो, उसके पास रोल नंबर जा रहा है, वो भी फोल्ड कर देते हैं। उसको नहीं पता कि ये कहां का बच्चा है, कहां के रीजन से बच्चा है, कुछ नहीं पता उसे। वो आपके आंसर को पढ़ के आपका माइंडसेट में झांक रहा है। जब वो आपका आंसर पढ़ रहा है तो उसको ये समझ में आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एज अ एग्जामिनर मैं सबसे पहले क्या देखूंगा? क्वेश्चन पढ़ूंगा। क्वेश्चन में देखूंगा कि उसने क्या अंडरलाइन कर रखा है। ये 3 वर्ड अंडरलाइन कर दिए, इससे पता है क्या पता चला मुझे एज अ एग्जामिनर? मेरा माइंडसेट समझना, अच्छा इसको क्वेश्चन समझ में आ गया, क्योंकि इसने अंडरलाइन कर दिया, इसका मतलब। और है, इसी से उसके माइंडसेट में आ जाता है कि यार ये सीरियस एस्पिरेंट है, कि तुम्हें करना पड़ेगा। अब तुम बोलो ये ढोंग है, ढोंग नहीं है, ये करना ही पड़ता है। हर एक मेंस में लिखने वाले व्यक्ति को ये काम करना पड़ता है। या तो 30-30 40-40 हजार रुपए भर दो बाहर, वो भी यही सिखाएंगे, मैं तुम्हें फ्री में सिखा रहा हूं। यही चीज है, कुछ नहीं है। आप हमेशा पहले आंसर को अंडरलाइन करें। सेकेंड चीज, अब आपको पता चल गया कि इसमें 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट ये है, सेकेंड इंपैक्ट है। इंपैक्ट के भी 2 हिस्से हैं, एक तो किस पे बताना है, एक बताना है, यही है बस। इसके अलावा तो कुछ नहीं है। अब इसको डिवाइड करो, क्योंकि सेकेंड पॉइंट क्या था देखो, वेटेज।
अब वेट कैसे दोगे इसको? इंट्रो को जितना वेट देना उतना ही देना है। अच्छा, सेम जितना तुमने इंट्रो को दिया है ना, यहां पे जितना इंट्रो है उतना ही कंक्लूजन होता है हमेशा। यानी 25 से 30 वर्ड का कंक्लूजन, और यहां पे आप ले लो 35 से 40 वर्ड का कंक्लूजन, अगर 250 का है तो। अब समझो मेरी बात, 150 वर्ड्स में 25 वर्ड उधर चले गए, 25 वर्ड इधर चले गए, फॉर एग्जाम्पल कितने बचे? 100 वर्ड्स। ये 100 वर्ड्स आने चाहिए मेन में 150 वर्ड्स के केस में। यहां पे कितने वर्ड्स चले गए? 35 35 70 या 80, और आपका 250 का है, कितने बचे? 160 या 170। अब ये आने चाहिए आपके यहां पे। सबसे पहले तो आपको ये क्रक्स, ये है वेटेज। इस वेटेज के अंदर भी, अब समझो, जब मुझे मेंस में लिखना है, क्या मेन मेन बॉडी पार्ट में क्या लिखना है? मेन बॉडी पार्ट में लिखना है इंपैक्ट एंड नीड, दोनों पॉइंट्स लिखने हैं। जहां पे मेरे को दो पॉइंट्स लिखने हैं, और मान लो ये क्वेश्चन 250 का है, तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि यार मेरे पास 160 वर्ड है, 160 वर्ड का मतलब 80 80 इक्वल वेटेज। क्यों मैं इक्वल वेटेज कर रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी ज्यादा एम्फोसिस नहीं दिया गया है, दोनों पॉइंट्स बताए गए हैं। बोले डिस्कस द नीड एंड इंपैक्ट, 50-50 हो गया। अब आप बोलो ऐसा कौन सा क्वेश्चन होता है जहां पे वेटेज ज्यादा दी जाती है? जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पे ये क्वेश्चन लिखा होता है और उसमें ये लाइन लिखी होती कि पीसीए जो है बैंक की कैपेसिटी लेंडिंग की कम कर देता है और इससे इकोनॉमी पर एक बुरा प्रभाव पड़ता है, ये लाइन ही लिख देता और बोलता क्रिटिकली एनालाइज। क्वेश्चन खुद से इंक्लाइंड है किस तरफ? नेगेटिव की तरफ। ज्यादा फोकस नेगेटिव पे करो फिर। अगर वो जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लिखता है कि भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो कुछ सालों में डिटियोरेट होते आए हैं, है ना? अब खुद ही बता रहा है कि डिटियोरेट होते आए हैं, खराब होते आए हैं, इसका मतलब वो चाहता है कि आप चैलेंजेस ज्यादा बताओ और वे फॉरवर्ड बताओ। तो क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आता है कि अच्छा वो किस तरफ इंक्लाइन हो रहा है ज्यादा। यहां पे क्वेश्चन बिल्कुल 50-50 है। 50-50 क्वेश्चन होने का मतलब क्लियर कट मुझे समझ में आ गया कि मेरे को क्या करना है। अब देखो, जैसे मैं हूंगा तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहां पे एक इंट्रो लिखूंगा, 25 से 30 या 35 से 40 डिपेंडिंग अपॉन। अब इंट्रो में कैसे स्टार्ट कर सकता हूं? इंट्रो के कई तरीके होते हैं। क्या है? एक्सप्लेन कर दो, डिफाइन कर दो, क्वेश्चन की ही स्टेटमेंट को रिपीट कर दो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ये लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, बट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ही रिपीट कर सकते हो आप। थर्ड, इसके फैक्ट से स्टार्ट कर दो। तो सिंपल, क्वेश्चन किसके ऊपर है? पीसीए। पीसीए क्या है उसको डिफाइन कर दो। जैसे अगर फॉर एग्जांपल पीसीए क्या है, तो आपने बता दिया कि फाइनेंशियल मैट्रिक्स जब भी कोई भी बैंक के या एनबीएफसी के खराब होते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के खराब होते हैं, तो आरबीआई उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा के उनको, है ना, उस पे कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स लगा देता है। दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ये मैंने 25 से 30 वर्ड में बता दिया। अगर यही चीज 35 से 40 में बतानी है तो बता दो कि जब कोई बैंक सर्टेन थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है, लाइक सीआरआर, लाइक एनपीए, तब उस पर ये लगता है। दो चार लाइन और एक्स्ट्रा हो गई उसमें, काम बन गया आपका। वही समझाना है बट उसमें दो लाइन और एक्स्ट्रा कर दी। अगर यही 25 से 30 में है तो कुछ चीज छुपा लो। जबरदस्ती थोड़ी है, सब बताना ही बताना है जो आता है, क्योंकि आपको बताने के नंबर नहीं मिल रहे हैं। आप समझो मेरी बात, ये चीज मैं आपको क्लैरिटी के साथ समझाना चाह रहा हूं। 10 पॉइंट्स पे नंबर मिलते हैं हमेशा। इसमें कंटेंट की वैल्यू सिर्फ 3 पॉइंट्स की है। तो कंटेंट तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ हो तब भी आंसर में नंबर नहीं मिलेंगे, जब तक ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करोगे। आपको लग रहा है हम नॉलेज ज्यादा दिखा देंगे उसमें तो नंबर ज्यादा मिलते हैं? जी नहीं। बहुत ऐसे टॉपर्स आप देखोगे ज्यादा अच्छा नहीं लिख रहे, स्ट्रक्चराइज लिख रहे हैं, नंबर मिल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? बेसिक्स पे ध्यान दो। दूसरा, स्ट्रक्चर हो गया, वेटेज हो गया। पहला तो स्ट्रक्चर मेंटेन करना है। अच्छा, यहां पे भी कई बच्चों को क्वेश्चन आता है कि हर बार इंट्रो मेंस कंक्लूजन होना जरूरी है? इंट्रो होना जरूरी है हमेशा, मेंस होना जरूरी है हमेशा, कंक्लूजन डिपेंड करता है कैसा होगा। क्यों?
क्वेश्चन आ गया आपके पास, फॉर एग्जाम्पल मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स एक्सप्लेन करो, सिंपल। क्या कंक्लूजन दोगे उसमें? दे तो सकते हो, नहीं भी दोगे तो नंबर नहीं कट रहे। पर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपकी थिंकिंग को चैलेंज कर रहे हैं, वहां कंक्लूजन होना जरूरी है, वहां वे फॉरवर्ड होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल बोले भारत में गरीबी खत्म होगी, अभी होगी तो यहां पे आपका दिमाग चलेगा। कोई फैक्चुअल चीज पूछ ले, बोले बजट बताओ, बजट क्या होता है, क्या है रिसिप्ट साइड, क्या है आपकी कैपिटल साइड या एक्सपेंडिचर साइड, सिंपल ये बोल दिया। इसमें अगर आपने कंक्लूजन नहीं भी लिखा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर कहीं पे एनालाइज करने की बात आ गई कि डू यू रियली थिंक कि गवर्नर अपनी पावर्स का मिसयूज कर रहे हैं, अभी यहां पे दिमाग लगाना है, जहां दिमाग लगाना है वहां कंक्लूजन लिखना है। जैसे इस क्वेश्चन में कंक्लूजन आएगा, क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, और स्टेटमेंट उसने दी है कि अमंग द मेन स्ट्रीम बैंक्स, कई सारे सरकारी बैंक यहां पे हैं। तो क्वेश्चन वो ये बोलना चाह रहा है, स्टार्टिंग से ही एंट्री आपको ये करवाना चाह रहा है, सरकारी बैंकों में ज्यादा एनपीए होने की वजह से प्रॉब्लम्स आई, और कई सारे सरकारी बैंक यहां पे हैं। अब बताओ इसकी नीड क्या थी, पीसीए क्यों लगाया गया होगा इन पे? तो आप स्टार्ट करते वक्त बता सकते थे कि सर्टेन बैंक्स लाइक लक्ष्मी विलास बैंक, यस बैंक, या कोई भी ऐसे कुछ बैंक्स और या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दे वर अंडर दी आरबीआई स्क्रूटनी और दे वर अंडर दी आरबीआई पीसीए फ्रेमवर्क। और यहीं पे स्टार्ट करते, इसी के बाद आपको क्या करना है, यहां पे आपने लिखा जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इंट्रोडक्शन दिया, इसके तुरंत बाद फालतू बकवास मत करो, सबसे पहले एट द सेंटर ऑफ द पेज लिखो कैपिटल में जो पूछे डायरेक्ट वो ही बताइए, इधर उधर की बात मत करिए, डायरेक्टली बोलिए नीड फॉर पीसीए। और जैसे ही आपने बोला नीड फॉर पीसीए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं अगर इनको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो करीबन करीबन कुछ नहीं तो 20 वर्ड यहां पे चले जाएंगे, 20 वर्ड यहां पे चले जाएंगे, 20 वर्ड यहां पे चले जाएंगे, और मेरे को नीड में मैक्सिमम 80 वर्ड ही खर्च करने हैं। एक और पॉइंट लिखना है, एक और पॉइंट लिख दिया, दिमाग लगाना है उधर कि कितने पॉइंट्स हो रहे हैं, यही प्रैक्टिस है, आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग है। फिर तुरंत इंपैक्ट ऑफ पीसीए, सबसे पहले पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ये डाला। अब आपको पता है कि यहां पे 80 वर्ड्स हैं, 80 वर्ड्स का मतलब क्या है, 2 पॉइंट ही लिख पाओगे या 3 पॉइंट ही लिख पाओगे, फटाफट इंपैक्ट ऑफ पीसीए ऑन इकोनॉमी, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, कंक्लूजन। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसमें रही बात इसकी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको स्टार्ट अंडरलाइनिंग। कुछ लोग अंडरलाइन ही नहीं कर रहे हैं, की वर्ड्स को अंडरलाइन करो। मैं बार बार आपको इसलिए बोल रहा हूं, अंडरलाइन करना इसलिए जरूरी है, और ये बात मैं आपको बहुत क्लैरिटी से समझाना चाह रहा हूं। नो बडी चेक योर आंसर्स इन डिटेल, नो बडी रीड्स योर कंप्लीट आंसर। सब भाई माइंडसेट है, ये सब लोग पैसे के लिए बैठे हैं, समझो आप। उसको 300 रुपए मिल रहे हैं अगर तुम्हारी कॉपी चेक करने में, 400 रुपए मिल रहे हैं कॉपी चेक करने में। नो बडी वॉन्ट्स टू रीड ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड। कौन हो तुम? उसको पैसा बनाना है, उसको दिन की 10 कॉपी चेक करनी है, उसको अपने 4,000 5,000 रुपए बना के निकलने हैं वहां से। और कोई भी आदमी ये नहीं चाहता है रिलीजियसली कि मैं एकदम पढ़ूं, तो उसके लिए आसान बनाओ, की पॉइंट्स पे अंडरलाइन करो जो आप उसको चाहते हो। की पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जिसपे हम चाहते हैं कि एग्जामिनर का ध्यान जाए, कि अगर वो कुछ भी ना पढ़े तो की पॉइंट्स को ही पढ़ के ये समझ ले कि मेरे को आंसर समझ में आ गया, उस पे अंडरलाइन करते हैं। फालतू चीजों पे अंडरलाइन करे जा रहे हो आप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जब यहां पे आप लिख रहे हो, ये एक स्ट्रक्चर आपने मेंटेन करा है। कई बच्चे यहां पे वर्ड कंक्लूजन लिखते हैं, मेरे को अभी तक मैं 10 बार बता चुका हूं, पता नहीं कौन तुम्हें समझा रहा है ये बात, कहां से तुम पढ़ रहे हो ये चीज, मेरे को नहीं समझ में आ रही। जो तुमको बोल रहा है ना कि ऐसे पहले वर्ड लिखो कंक्लूजन और उसके बाद 4 लाइनें लिखो, उसको पूछना कि कब दिया था एग्जाम, 1990 में?
भाई ये पुराना ट्रेंड हो चुका है, लिखते थे पहले ऐसे लोग। तो अगर यहां पे कंक्लूजन लिखकर आप 4 लाइनें लिख रहे हो, तो यहां पे क्यों नहीं लिखते आप इंट्रोडक्शन, और फिर क्यों नहीं लिखते 3 लाइन? आपसे कोई पूछता आपका नाम क्या है, तो आप ये बोलते हो अब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, सुनो। ऐसा बोलता है कोई? डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करने मतलब आप डायरेक्ट बताओ तो मेरा नाम ये है, या आप यही बता दो अब सुनो मैं खत्म करने वाला हूं, अब मैं एंड हो रहा हूं, एंड हाँ सुनो कंक्लूजन, ऐसा होता है? अरे कंक्लूजन का मतलब ये है कि लास्ट की कुछ लाइनें ऐसी होनी चाहिए जो पूरे आंसर को समराइज कर दें, ना कि शब्द लिख दो कंक्लूजन। कई बच्चे ये कंक्लूजन शब्द लिख रहे हो, और ये अबे वे फॉरवर्ड लिखने का मतलब, ये वे फॉरवर्ड वर्ड लिखने का नहीं कह रहा हूं। वे फॉरवर्ड लिखने का मतलब है आपकी लाइंस ऐसी होनी चाहिए जो होप और दूरदृष्टि दिखाए। तुम दृष्टि दृष्टि तो देखते नहीं हो, यहां पे वे फॉरवर्ड लिख के और कुछ भी लिख दे रहे हो। समझ में आ रही है बात? अरे हाँ या ना? पक्का? तो ये वे फॉरवर्ड नहीं लिखना है, ना कंक्लूजन वर्ड लिखना है, लिखना है एक्चुअल में राइटिंग में ऐसा होना चाहिए जिससे आपको समझ में आए एग्जामिनर को। जैसे अगर पोवर्टी वाला लिखा है या डेवलप्ड नेशन होगा भारत 2047 में, अगर आपसे पूछे तो आप ये ना लिखें वहां पे, आप बोले कि बिल्कुल सरकारी स्कीम्स मनरेगा और ये और वो हम इंप्लीमेंट करेंगे, तो जरूर भारत जो है वो अपने कुछ लोगों को गरीबी से दूर करे। ये वे फॉरवर्ड है। हाँ, क्या चीज? क्या समझ में आ रही? हैंस, हाँ हाँ, बट जरूर देखो कोशिश करो कभी। आई फील पैसिव में लिखा जाता है, अब तुम्हें एक्टिव पैसिव भी नहीं पता, ऐसा थर्ड पर्सन में लिखूं हमेशा, जनरल आंसर लिखा जाता है। कभी भी ऐसे नहीं लिखते कि आई रियली फील कि दैट, ये सब नहीं लिखते हैं, किसी का नाम नहीं लिखते हैं टिल द टाइम कोई बहुत ही प्रचलित व्यक्ति क्यों ना हो। गांधी जी का नाम लिख रहे हो कोई इशू नहीं है, अंबेडकर साहब की कोई कोट लिख रहे हो कोई इशू नहीं है, पुराने लोगों का कर रहे हो कोई इशू नहीं है। अभी फालतू में मत लिख दो कि एज पर जयशंकर। प्रॉब्लम मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, कई बार ऐसा होता है कोई पार्टी, जो व्यक्ति है वो भी तो व्यक्ति है ना चेक करने वाला, वो भी तो हो सकता है कांग्रेस का लाइन हो सकता है कि जयशंकर की पॉलिसी से चिढ़ा बैठा हो, और तुम उधर उनकी उन्हीं के कोट लिख रहे हो गए, बट उसका तो भट्ट मतलब तुम्हारा तो 1 साल का भट्टा। इसलिए अब बट हाँ, पुरानी टर्म्स एंड उस पे अब आप बोलो चिढ़ तो वो गांधी से भी सकता है, राइट, चिढ़ तो वो अंबेडकर साहब से भी सकता है, बट पुराने लोगों पे जो कोट्स हैं दैट आर वेरी रेलिवेंट, उनको आप यूज कर सकते हो। अभी के कि मेरे को ऐसा लगता है या उसने भी ऐसा बोला, किसी का नाम नहीं लेते हैं, या आपको लिखना भी है तो आप ये बोलो कि एज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सेड, नाम लिखने की जरूरत नहीं है, किसने बोला क्या पता, अनोनिमस रखो उस चीज को। किसी ने नहीं भी बोला तो तुम बना दो कोट, किसने बोला क्या पता। थोड़ा सा झूठ बोला जाता है बट पूरा झूठ नहीं बोला जाता है, और तुम्हारे तो झूठ क्या है। अच्छा, ये आता है इनफ पॉइंट्स। अब जैसे कई लोगों ने क्या करा, नीड, मेरी बात समझना, नीड फॉर पीसीए में देखा दिए 6 पॉइंट, क्योंकि उल्टी हो गई उस समय तक, और जब तक इंपैक्ट आया जगह ही नहीं थी, या वर्ड लिमिट ही खत्म हो गई। हर एक चीज के इनफ पॉइंट्स होने चाहिए आपके पास। अगर आप 150 वर्ड्स का लिख रहे हैं तो मिनिमम हर चीज के 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर यही चीज 250 वर्ड्स का है तो 5 पॉइंट याद रखने हैं। ये कॉन्सेप्ट है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। 5:5:5 का रूल चलता है, 5 अच्छाइयां 5 बुराइयां 5 वे फॉरवर्ड की स्कीम्स। इनफ पॉइंट्स बहुत जरूरी है, कम पॉइंट्स लिखने, कहीं ना क्या करा 2 ही पॉइंट लिख दिए बस इंपैक्ट में खत्म, ऐसा नहीं करना है। ये छाले पड़ जाए आंखों में देख के, ऐसा नहीं चाहिए हमें आंसर, है ना? कैसे खून निकल रहा है आंखों में से कि भाई क्या लिखा है, उसको मेहनत लग रही है पढ़ने में, ऐसे आंसर नहीं होनी चाहिए। नीटनेस भी होनी चाहिए, और नीटनेस का मतलब ये नहीं है कि चांद सितारे बना दो उधर, स्पार्कल पेन से लिखो, ग्लिटरिंग कर दो, ऐसा नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए साफ लिखो बस, पढ़ सके कोई।
तो अपनी हैंडराइट, और मैं आपको बता रहा हूं साफ लिखने का बहुत अच्छा तरीका है, 5 से 6 शब्द लिखो और खुला खुला लिखो। अच्छा, दूसरा, आप लोगों के अंदर एक बड़ी बदतमीजी है सबके अंदर, ये लिखना नहीं आता। एक लाइन यहां से स्टार्ट करते हो, ये क्या है, फिर यहां से यूं क्यों घुस जाते हो, क्यों नहीं है अलाइनमेंट हर लाइन में, प्रॉपरली लाइन को अलाइन क्यों नहीं कर पा रहे हो। हर एक लाइन में एक ही स्पेस होना चाहिए, जितना वर्ड्स में स्पेस है उतना ही लाइन में स्पेस होना चाहिए। घुसा देते हो वहां पे, कीचड़ बन जाती है। तो दैट नीटनेस पे काम करना पड़ेगा आपको। आप अपना नीटनेस अच्छी रखोगे ना, तो आंसर गंदा भी लिखा हुआ अच्छा लगेगा। अगला, इसकी तो खैर मैं बात छोड़ देता हूं, है ना। इंग्लिश स्टैंडर्ड का मतलब यहां पे अगेन ये नहीं बोला जा रहा है कि एकदम शशि थरूर लेवल इंग्लिश चाहिए, एटलीस्ट इतनी इंग्लिश होनी चाहिए जो समझ में आ जाए, है ना। तो ऐसी इंग्लिश, और हाँ एक ना, ये प्लीज गड़बड़ आप लोग क्या कर रहे हैं, जब मैं तुम्हें ऐसे लिखवाता हूं, मनी सप्लाई इंक्रीजेस फॉर एग्जांपल, है ना, तो मैं बता देता हूं कि मान लो रेपो रेट अबे तुम क्यों लिख के आते हो ऐसे, तुम्हें थोड़ी लिखना है शॉर्टकट नोट्स, तुम्हें थोड़ी बनाने नोट्स, आपको तो प्रॉपर लिखना है इंग्लिश में। ये तो अगर मैं ऐसे लिखवाने लग गया तो ये क्लास जाएगी फिर 200 घंटे। एक एक लाइन अगर मैं आपको ऐसे ही लिखवाने लग गया तो हो गया काम। मैं तो आपको रनिंग नोट्स बनवा रहा हूं, इसका मतलब ये थोड़ी है तुम मेरे नोट्स वहां चिपका के आ जाओ, आपको तो इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा ना। अब तो मैं मजाक में कुछ भी बोल देता हूं तो ये थोड़ी वहां पे लिख के आ जाओगे। तो आप बात समझो, यहां पे आप क्या कर रहे हो, इकोनॉमी, ग्रोथ, क्या है ये, अरे इसको एक लाइन में लिखो, डोंट यूज दीज थिंग्स। फ्लो चार्ट्स बनाने भी हैं, तो हर एक आंसर में नहीं बनाने होते हैं फ्लो चार्ट्स, बनाने तो 20 में से कोई 2 या 4, और उसका भी क्राइटेरिया ये होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं, लास्ट के क्वेश्चंस जो होते हैं 18, 19, 20, इनमें फ्लो चार्ट्स बनाए जाते हैं, क्योंकि तब तक हमारे पास टाइम नहीं बचता है। लास्ट में 15 मिनट में मान लो तुम्हें 2 क्वेश्चन करने हैं, नहीं हो पाएंगे, इसलिए टॉपर्स क्या करते हैं, फटाफट फटाफट फ्लो चार्ट्स बनाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हर एक आंसर में बनाए जा रहे हैं। हर एक आंसर में थोड़ी बनाओगे, कुछ आंसर्स में बनाए जाते हैं, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग भी है ये। दूसरा, फ्लो चार्ट तुमने बनाया, मान लो तुमने यहां पे फ्लो चार्ट बनाया, किसी ने लिखा नीड, ठीक है, ऐसे फ्लो चार्ट बना दिया आपने, और उसके बाद फिर लिखते हो फर्स्ट पॉइंट, नीड का मतलब, जैसे यहां पे आपने लिख दिया नीड फॉर पीसीए की एनपीए कंट्रोल करना है, तो फिर आप यहां पे लिखोगे टू कंट्रोल एनपीए, फिर उसको एक्सप्लेन करोगे। तो ये क्यों बनाया फिर, ये बनाने का प्राइम पर्पस था कि शब्दों को कम कर सकें, ये बनाने का प्राइम पर्पस था कि ये लिखने की जरूरत ना पड़े, इसलिए वहां पे लिखा था वो। आप क्या करें, फ्लो चार्ट्स बनाते हैं और उसके बाद फिर उसको एक्सप्लेन भी करते हैं, ये दिस कॉन्सेप्ट डज नॉट वर्क्स। फ्लो चार्ट बनाइए, उसके बाद दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फ्लो चार्ट बनाने का प्राइम पर्पस ये है कि थोड़े वर्ड लिमिट्स बचा लें हम। ये बहुत बड़ी समस्या है, हर बार एक ही लाइन को रिपीट क्यों करते रहते हो। पीसीए फ्रेमवर्क, मैट्रिक्स, ये मैंने 50 बार पढ़ लिया। जब आपने लिख लिया उसके बाद आप इट लिख दो उसको, बार बार थोड़ी बोला जाता है एक ही चीज को, एक बार आपने एक्सप्लेन कर दिया, हर बार प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार स्टार्टिंग में लिख दिया ऊपर ऐसे, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, और ब्रैकेट में लिख दिया इट इज पीसीए। एक बार अगर उसको डिफाइन कर दिया, आप डायरेक्टली पीसीए वर्ड यूज कर सकते हो। एक बार आपने लिख दिया कैपिटल टू रिस्क असेट वेटेड रेशियो CRAR, उसके बाद आप CRAR यूज कर सकते हो। ये थोड़ी बार बार उसी वो, क्योंकि वर्ड लिमिट भी तो खा रहे हो आप, उसके दिमाग में जा रहा है कि अवॉइडेबल है ये सब, रिपीटेटिव है ये सब। जैसे आपने लिखा कि आरबीआई के हाथ में एक ऐसा टूल है जिससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और अब लेट्स सी द इम्पैक्ट। क्यों इतना लंबा बोलना है, इम्पैक्ट ऑफ पीसीए। बात तो एक ही है कि आइए अब हम देखते हैं कि क्या है नीड,
अरे डायरेक्ट बोलो नीड फॉर पीसीए, आइए देखते हैं ये करते हैं, वो खुद कर लेगा। तो अवॉइड करो ऐसी चीजों को। प्लस करंट अफेयर्स से लिंक कराए कि नहीं कराए, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हाल ही में आपको हर एक आंसर में, हर एक क्वेश्चन में तो नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स से लिंक भी करना आना चाहिए उस टॉपिक को। एक आधा फैक्ट तो डालो, फैक्ट ही नहीं डाल रहे हो आप लोग, अननेसेसरी फैक्ट्स डाल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने लिखा एनपीए कम करना है, मान लो अभी कितना एनपीए है, फैक्ट। व्हाट इज द डिजायरेबल एनपीए, फैक्ट। बात समझ रहे हो? आपने बोला कि देश के अंदर जैसे इकोनॉमी एट द लार्ज क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बताओ जरा मुझे, इसका पीसीए का इकोनॉमी एट द लार्ज पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्रेडिट नहीं जा पाएगा, मनी सप्लाई रिस्ट्रिक्टिव रहेगी, हाँ या ना? इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करता है तो आई कंपोनेंट ऊपर नहीं उठ पाएगा, और एमएसएमई जैसी इंडस्ट्रीज को चोट पहुंचेगी। अब अगर आप ये पॉइंट लिख रहे हो एमएसएमई जैसी को चोट पहुंचेगी, एक फैक्ट डाल दो कि एमएसएमई कितना कंट्रीब्यूट करती है भारत की जीडीपी पे। आप कुछ तो फैक्चुअल चीजें डालिए उसमें, आपका आंसर क्या है, सूखा सूखा है। जब तक उस आंसर में आप फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं डालेंगे, देखो मेरी बात समझो, मैं बोलता हूं यूपीएससी में क्या बोलते हैं, यूपीएससी में कहते हैं आप कोई भी पक्ष लें, हमें फर्क नहीं पड़ता, पक्ष के साथ फैक्ट से बात करो। आप बोलते हैं भारत में इनइक्वालिटी है, फैक्ट बताओ। आप बोलते हो भारत में इनइक्वालिटी नहीं है, फैक्ट बताओ। आप कौन सी साइड ले रहे हो, बट आपकी बात माने कैसे एग्जामिनर? तुमने बोल दिया कि भारत में 80% लोग गरीब हैं, मैं कैसे मान लूं? ये तो तुम्हारी थिंकिंग है। तो आप उसको बताइए ना कि सरकार का इकोनॉमिक सर्वे का डेटा ये कहता है, तब वो बोलेगा अच्छा सही है भाई, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अपनी बात को जस्टिफाई भी करता है बोलते वक्त। अब ये नहीं कि पागल हो जाओ फैक्ट के पीछे। तो जैसे अगर तुमने 4 पॉइंट्स लिखे हैं, 2 में फैक्ट डाल दो जहां याद आए। अब आप बोलो फैक्ट्स कैसे पता चलेंगे हमें, ढूंढो नेट पे, और जो फैक्ट लिख रहे हो अगले 2 साल तक उसे रट्टा मार लो। ये भी मैं तुम्हें बता रहा हूं, हर बार फैक्ट नया याद नहीं होगा। एक बार फैक्ट याद कर लिया कि भैया इस बार भारत में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना है, याद करा, उसी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 10 बार यूज करो अपने आंसर में। टॉपर्स वो नहीं है जो बहुत ज्यादा जानते हैं, टॉपर्स वो हैं जो ये जानते हैं कि अपनी लिमिटेड नॉलेज को सही जगह इस्तेमाल कैसे करते हैं। इट्स लाइक अ जिक्सॉ पजल। वो जो जिक्सॉ पजल सॉल्व करते थे ना, सही जगह पे सही चीज को फिट करने की कला आती है उनको, बहुत ज्यादा नहीं आता उन्हें। जितना आप पढ़ रहे हो, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं, इकोनॉमिक्स में ये बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी, मैं आपको बता रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं आएगा। बहुत डिटेल में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इससे ज्यादा आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा। नेट पे भी पढ़ लेना, कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको ये बात इसलिए समझा रहा हूं कि ऑलरेडी आप बाकियों से कंटेंट में आगे हो, इसी को रिवाइज करो बार बार, इसी में से पॉइंट्स निकालो, इसी में से चीजें निकालो, और सही जगह इस्तेमाल करना सीखो उसे। कुछ फैक्ट्स ऐसे होने चाहिए जो आपके दिमाग में रट्टे हो जाने चाहिए कि यार ये जब आएगा मेरे को बस यूज करना है, और आंसरिंग दी क्वेश्चन ओनली। ये 10 पैरामीटर्स पे जिसने ढंग से काम कर लिया उसका आंसर सुधर गया। तो अब से जब भी आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे, जब भी करेंगे, 2 काम ढंग से करेंगे। पहला तो ये, सबका मुझे चाहिए प्लीज, थोड़ा सा, मैं आपको सच बता रहा हूं, आप 10-15 दिन ढंग से काम कर लो, अपने आंसर्स को खुद देखोगे, बहुत इंप्रूव हो जाएगा, बेटर पहले से। सबसे पहले तो जब भी आंसर लिखते हो मार्जिन्स बनाओ, क्लीन लिखने की कोशिश करो, स्ट्रेट लाइन में लिखने की कोशिश करो कि स्ट्रेट लिख सके हम, लाइन में प्रॉपर गैप छोड़ो। जब कभी भी आंसर में पैराग्राफ स्विच करते हो तो हेडिंग्स दो, हेडिंग्स के अंदर छोटी सब हेडिंग्स बनाओ, फैक्ट्स के साथ उसको एनहांस करो। प्लस ये जरूरी नहीं है कि अंडरलाइन करो ना करो, बट की पॉइंट्स जरूर लास्ट में अंडरलाइन होने चाहिए। ये 7-8 चीजों पे आपने ध्यान दे दिया, आपका आंसर वैसे इंप्रूव हो जाएगा। और
यहां पे हर बार आंसर लिखने के बाद वर्ड लिमिट काउंट करो, हर बार टाइम लिमिट काउंट करो, जब पेन उठाया है तब से लास्ट तक कितनी देर लगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने पेन उठाना स्टार्ट करा, पीसीए वर्ड लिखा, टाइमर ऑन, जब तक लास्ट वर्ड नहीं लिख रहे हो। अब अगर ये यहां पे आता है 22 मिनट, ध्यान रखना इसको लेके जाना है 7 से 8 मिनट पे। इसलिए हमेशा एक लाइन बोली जाती है यूपीएससी में, एक बहुत अच्छे आंसर से बेहतर है 20 एवरेज आंसर। वो 20 एवरेज आंसर आपको पार करा सकते हैं, एक बहुत अच्छा आंसर आपको पार नहीं करा सकता। क्योंकि मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, आप कितना भी अच्छा लिख लो, कितना भी अच्छा लिख लो, 15 में से मैक्सिमम 7 ही मिलेंगे। 50% स्कोरिंग रेशियो होता है, ये टॉपर्स के होते हैं। दिस इज ऑफ टॉपर। ये आपको समझाना चाह रहा हूं, आप कितना भी अच्छा लिख लो, इसलिए टाइम लिमिट में एवरेज आंसर ज्यादा अच्छा है, 10 पॉइंट के साथ ज्यादा अच्छा है। ये बात की गहराई को समझना स्टार्ट करो कि कंटेंट के लिए तो सिर्फ 2-3 पॉइंट ही देते हैं वो, बाकी तो बाकी चीजें हैं। अगर आपने बाकी चीजें भी सुधार ली तो भी आपको 5 से 6 नंबर मिल जाएंगे। कंटेंट का एक ही नंबर तो है यार, पूरे आंसर में कंटेंट का एक नंबर है। अगर कंटेंट बहुत गंदा है तो एक नंबर कट जाएगा, बाकी तो अच्छा मिलेगा। तो ये चीजों पे स्टेप मार्किंग होती है, स्टेप मार्किंग समझनी पड़ेगी आपको। हम क्या है, सोच रहे हैं कंटेंट बहुत अच्छा दे देंगे तो काम बन जाएगा, नहीं, इन सारे पैरामीटर्स पे काम करिए और खुद से टिक करा करो, या जिस भी टीचर के पास लेके जा रहे हो उनसे पूछा करो कि सर ये 10 पॉइंट पे बताइए आप मुझे, नंबर मत दो, बोलो सर इन 10 में से बताइए टिक किस में है, रॉन्ग किस में है। स्ट्रक्चर ठीक है, खुद ही टिक कर लो, मेरा वेटेज ठीक है सर, आंसर का ठीक है, कहां दिक्कत आ रही है, आइडेंटिफाई इट एंड देन वर्क अपॉन इट। ठीक है, थोड़ी सी बेटर क्लैरिटी आई कैसे लिखना है। ठीक है, तो इसी तरीके से सारे आंसर्स आपको लिखने हैं, एक सब्जेक्ट के नहीं कह रहा हूं मैं आपको। और लिखने की आदत आज से डालो, एक आधे आंसर से कुछ नहीं हो रहा, डेली दिन के कम से कम 5 से 10 आंसर आपको लिखने हैं, तभी तो लिख पाओगे 40 आंसर एक दिन में। 40 आंसर समझें कितने होते हैं, आज लिखवा दूंगा, अभी रो के निकलोगे यहां से। सच बता रहा हूं, डिस्कंफर्ट इतना ज्यादा हो जाएगा, इरिटेट हो जाओगे, धक्का वक्का देके निकल जाओगे, सर हटो कल से नहीं आना। 40 आंसर, आंसू निकल जाते हैं 20 आंसर लिखने में, और तुम लोगों को मजाक लग रहा है एक भी पूरा नहीं लिख रहे हो, या छोड़ दो, फीस सबने भर दी पूरी पूरी, फिर छोड़ दो। और क्या, जब नहीं है बस की तो अपने आप से सच बोलो कि भाई मेरी बस की नहीं है, और जाओ यहां से। टाइम मत वेस्ट करो, अगर टाइम वेस्ट कर रहे हो तो बेटर है कुछ और अच्छा कर सकते होगे आप। यूपीएससी लायक नहीं है अभी कोई यहां पे, मैं आपको सच बता रहा हूं, क्योंकि उस लेवल पे पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पोटेंशियल है ना। तुम पता है कौन हो, पीपीसी के अंदर वाले, इनसाइड पीपीसी वर्क कर रहे हो भी सब, अंडर यूटिलाइज्ड हो आप। दिन के 5 आंसर लिखना स्टार्ट करो, कोई ऐसा शंख नहीं बजेगा, कोई ऐसा मुहूर्त नहीं आएगा, कोई ऐसा आसमान से भविष्यवाणी नहीं होगी कि आप लिखना स्टार्ट कर दोगे, कोई ऐसा दिन नहीं आएगा जिस दिन तुम रेडी हो जाओगे। मेरे से आप बोलोगे मैं भी रेडी नहीं हूं, टॉपर को बिठा के दोबारा बोल दोगे ना कि ये आंसर लिख, वो रेडी नहीं है उस समय। तुम मिले नहीं हो उनसे, मैं मिला हूं, मैं इसलिए बस आपको बता रहा हूं। बहुत ऐसे टॉपर्स रहे हैं जो ऑल इंडिया रैंक 30, ऑल इंडिया रैंक 20, ऑल इंडिया रैंक 15, और सेकंड बार प्रीलिम्स भी नहीं निकला। सो प्लीज, अगर आप जिस साल प्री निकल जाए उसी साल मेंस निकल जाए, उसी साल इंटरव्यू भी निकल जाए, उसी साल आपको एक छोटी सी पोस्ट ले लो, बड़ी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, छोटी पोस्ट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, पोस्ट ले लो। फिर उसके बाद जो अगर तुम्हारे दिल में कीड़ा है आईएएस बनने का, तो देते रहो पेपर रैंक इंप्रूवमेंट के लिए। बट अगर प्री निकल गया और मेंस नहीं निकला, अपराध है। ठीक है, क्लियर है। कोई डाउट अगर किसी को पूछना है मेंस आंसर राइटिंग से रिलेटेड तो पूछो, बताइए। सर आप कह रहे थे आंसर राइटिंग प्रोग्राम करते हो वहां कब। हाँ बेटा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बस सितंबर से ही।
हाँ, अगर आप ग्राफ बना रहे हो, टेबल बना रहे हो, कोई डायग्राम बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, हमेशा उसको सेंटर में बनाओ। ये नियम है। और हमेशा उसको बॉक्स के अंदर बनाओ। तुम लोग बॉक्सेस नहीं बनाते हो। जैसे मान लो आईआर का क्वेश्चन आया और मैंने ऐसे भारत दिखा दिया और बता दिया कि भाई यहां पे ये, यहां पे ये, यहां पे ये पोर्ट्स बता दिए। हमेशा इसको बॉक्स में बनाओ। और जो बना रहे हो उसको बताओ कि क्या है ये। उसे क्या थोड़ी सपना आ रहा है तुमने क्या बना रखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे ना पोर्ट्स दिखा दिए तीन चार, तो मैं यहां पे पता है क्या लिखूंगा? मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, और ऐसा ब्रैकेट। यू हैव टू टेल देम ऑल्सो कि मैंने बनाया क्या है। ऐसे थोड़ी इसको सपने आ रहे हैं कुछ भी बना दिया तुमने। डायग्राम्स बनाओ, टेबुलर फॉर्म्स में बनाओ, कोई इशू नहीं है। थोड़ा देखो, मैं वही कह रहा हूं, आप इसको कितना एनरिच कर सकते हो इसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, रुको। कायदे से तो ये काम तुम्हें करना चाहिए, बट मेरे को पूरा भरोसा है। जैसे ये शक्ति दुबे की है, आप कोई सा भी आंसर देख लो इनका। जैसे ये है 150 वर्ड्स का, ठीक है। आंसर देखो एक बार। आ गया। 150 वर्ड्स का है। इंट्रो देखो एक बार, कितने वर्ड्स का है, गिनना जरा। कितने वर्ड्स का है? 20 21। खत्म। नहीं करा जाता, ड्रामा नहीं करते हैं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं। खत्म। दैट इज ओवर। समझा दिया। अच्छा, कितने वर्ड्स लिखे एक लाइन में? आप समझ पा रहे हो? हर टॉपर ये फॉलो कर रहा है। आप इकलौते नहीं हो जो ये कर रहे हैं। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो, मेरी बात समझना, तुम ना बहुत ज्यादा अगर कुछ नया करने की कोशिश करोगे ना उधर, दे डोंट एक्सेप्ट इट। दीज पीपल आर 45 55 ईयर्स, दोज हु आर चेकिंग योर आंसर्स, दे आर वेरी रिजिड। उनको वही चाहिए जो चाहिए। आप किसी बुजुर्ग के पास ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई नई डिश बना के खाने के लिए जाओ, नहीं खाएंगे। उनको जो चाहिए, जो स्वाद चाहिए, वही स्वाद चाहिए। ऐसे ही उनको ये स्वाद चाहिए तुमसे। ये रहा इनका दूसरा आंसर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडरी इंपॉर्टेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया? पढ़ना जरा, कितने इसमें इन्होंने वर्ड्स लिखे हैं, कितने वर्ड्स हैं। कभी ऑब्जर्व करो ना खुद ये। कितने? 25, 27। मैं आपको रेंज बता चुका हूं, 30 से ऊपर कोई लिखेगा ही नहीं। एक आधे आंसर में आ गया होगा तो आ गया होगा, नहीं तो आ ही नहीं सकता। रेंज है उनकी, उनको पता है कि हाथ यहीं रुक जाना चाहिए। 250 वर्ड्स का भी देख लो आप। इवन आफ्टर द डिकेट्स ऑफ कॉन, अब देखो मैं आपको क्या बता रहा था, याद है? आई वाज टेलिंग यू कि आंसर्स को अंडरलाइन करेंगे ही करेंगे। होगा ही होगा। कोई सी भी टॉपी कॉपी निकाल लो आप किसी भी टॉपर की, आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। दे विल अंडरलाइन की पॉइंट्स, दे विल अंडर, ये एग्जामिनर के दिमाग में रीइंफोर्स करने का तरीका है कि भाई साहब हमें पता चल गया जो आप पूछना चाह रहे थे।
इसमें भी इन्होंने ज्यादा लंबा नहीं दिया, डायरेक्ट रीजन फॉर द फेलियर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखो रीजन फॉर द फेलियर, यहां पे क्वेश्चन पढ़ो एक बार। Even after 3 decades of constitutional amendment, India is yet to decentralize power to local self-government in the true sense. Do you agree with the view that Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan will be able to develop the governance? दो पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट अंडरलाइन कर रखे हैं, एग्जामिनर को बता दिया, दोनों पार्ट्स में बताऊंगी। तो पहले वाले पार्ट में उन्होंने बता दिया कि डिस्पाइट दी 73rd एंड 74th अभी तक नहीं मिला है, रीजन फॉर द फेलियर लिख दिया रीजंस। और देखो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज, डायरेक्ट बात जो तुमने, अब वो ये समझा नहीं रही है कि व्हाट इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। मेरी बात समझो, उन्हें पता है कि उसको पता है कि पीआरआई क्या होता है, सिर्फ वो बता रही है जो आपने पूछा है। टू दी पॉइंट बात करो, अंडरलाइन की पॉइंट्स। कोई भी टॉपर उठा के देख लो आप, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, कोई भी टॉपर आप देखोगे एक ट्रेंड मिलेगा। ये ट्रेंड मैं आपको बता रहा हूं, आपको खुद नोटिस करना चाहिए। देखो जो जहां आप जाना चाहते हो ना, उनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, बिहेव लाइक एन ऑफिसर एंड यू विल बी वन। यही तरीका है, इनको ऑब्जर्व करो कि कैसे लिखते हैं, कैसे कोट्स डाल रहे हैं, अगर कुछ लिख रहे हैं किस तरीके से लिख रहे हैं। राइटिंग में आप देखो, सब में एक इक्वल गैप मिलेगा आपको। फ्लो चार्ट्स बना दिए तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, हर एक में फ्लो चार्ट भी नहीं बना रही हैं, पता है जहां पे बनाना जरूरी है। तो ये आता है आर्ट, दिस इज आर्ट। कहीं पे कटिंग करेंगे तो ऐसे कटिंग करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। एक सिंपल कटिंग होगी तो यूं होगी बस, तरीके हैं ये, एक लाइन की कटिंग होती है बस। तो ये कुछ आंसर राइटिंग के तरीके हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। अब क्वेश्चन क्या है देखो, state the recent initiatives taken by the government to improve the functioning of cooperative societies and make them more effective। जैसे थिंकिंग की बात आएगी, वे फॉरवर्ड आएगा। जब कभी भी आपको सोचने पे विवश किया जाएगा, वे फॉरवर्ड आएगा। कोई डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, कभी वे फॉरवर्ड लिखने की जरूरत नहीं। हर चीज में थोड़ी वे फॉरवर्ड आता है। अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन हो तो होगा कहीं ना कहीं 150 वर्ड्स में, 150 वाला वो देते हैं ऐसी क्वेश्चन एक। अब ये इको का नहीं है, इको का होता तो और ज्यादा बेटर समझ में आता आपको। बट मैं आपको सिर्फ एक तरीका समझा रहा हूं, ये बेसिक तरीका। एक कॉपी को मत देखो, अलग अलग साल के अलग अलग टॉपर्स की अलग अलग कॉपीज को नोटिस करो और इनके आंसर्स को देखो, इनकी डेफिनेशंस को देखो, इनके तरीके को देखो। कोई टेक्निकल जार्गन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कोई बहुत हार्श इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बेसिक इंग्लिश है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो लिखने के तरीके को समझा सके। और कितनों ने कितने बड़े बड़े पैराग्राफ बना रखे हैं देखना आप जरा, जैसे आप पैराग्राफ्स बना रहे हैं, कितने बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं। एवरी पर्सन इज क्रिएटिंग पॉइंट्स, जीएस मतलब पॉइंट्स, जीएस का मतलब ही पॉइंट्स है। ऐसे राइटिंग में ये आपकी जो अंदर का कीड़ा है ना, बड़े बड़े पैराग्राफ बनाना, कोई मना नहीं कर रहा है, खूब बनाइए, यहां पे मत बनाइए। ये वाला टाइम पीरियड नहीं है कि जब आप ये सारी चीजें बनाएं। एक मिनट देखते हैं ये वाला और। पीडीएस हम लोग पढ़ चुके हैं, करेक्ट। अब एक बार देखो, व्हाट आर द सोशल इकोनॉमिक एनवायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफाइंग द फूड बास्केट अंडर द पीडीएस। क्या करा, पीडीएस क्या है, बहुत टेक्निकल भाषा नहीं है। पीडीएस इज अ फूड सिक्योरिटी सिस्टम इन इंडिया मैंडेटेड अंडर एनएफएसए 2013 which aims to ensure minimum nutrient security for its। खत्म। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं ये बहुत अच्छा है, आपको और भी नॉलेज है, आप तो जानते हो कि पीडीएस कब आया, आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी जो याद आए, बट बहुत क्रिस्प भाषा में लिखो। आपको तो पता है कि पीडीएस को रिवैम्प भी करा गया, ये भी करा गया, बट हर नॉलेज को हर जगह अप्लाई नहीं करना है। यहां पे उसने ये नहीं पूछा व्हाट इज पीडीएस, उसने क्या पूछा है, सोशल इकोनॉमिक एंड। अब देखो इसने सोशल,
डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फूड बास्केट, जो भी है फूड बास्केट बता दिया। क्या लिखा पहले? लिखेगा ही लिखेगा, मेंशन करना ही पड़ेगा आपको। सोशल बेनिफिट, फिर देखो, फिर कितने वर्ड्स हैं? 5, 4 या 5? तीनों एड्रेस कर दिए ना। एग्जामिनर के माइंड में क्या गया सबकॉन्शियसली? हाँ यार, इसमें तीनों पॉइंट्स। ये तो इंडियन इको है। एडवांटेजेस डायरेक्ट। सो आप थोड़ा सा जाओ, एक बार टॉपर्स के आंसर्स रीड करो, अलग अलग टॉपर्स के। और मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ ऑल इंडिया रैंक 1 के करने हैं, जरूरी नहीं है कि 1 ही अच्छा लिख रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि 10वां जो है, जो 5 बार मेंस लिख चुका है, वो ज्यादा अच्छा लिख रहा है। कई सारे, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अगर इफ यू रियली वांट टू फॉलो, गो एंड रीड ईरा सिंगल मैम्स प्रॉपर कॉपीज। 5 साल मेंस लिखा है। ऐसे लोग जो है ना, जो 5 5 बार, 4 4 बार मेंस लिख रहे हैं, उनके आंसर्स को देखो, क्योंकि उनके आंसर राइटिंग बहुत तगड़ी होगी। हर बार मेंस लिख रहे हैं। जो एक ही बार लिख के निकल गए पहले ही अटेम्प्ट में, ठीक है, वेरी अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है कि उनको भी, है ना, कि उनको स्ट्रक्चर तो समझ में आ ही चुका है। बट ज्यादा बेटर क्या है, उनको पढ़ो जो तीसरी चौथी बार कर रहे हैं। उनका स्ट्रक्चर देखो, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं लैकुनाज होंगे उनके, और उनकी प्रीवियस कॉपीज मिलेंगी और लास्ट वाली कॉपी मिलेगी जिनसे उनका सिलेक्शन हुआ, उसमें डिफरेंस देखना। तो आपको अंडरस्टैंडिंग खुद ही हो जाएगी कि अच्छा यार, वो पहले कैसे बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखते थे, अब कैसे पॉइंट्स में आ गए, नंबर्स बढ़ गए। 10 10 नंबर, 15 15 नंबर भी अगर तुम्हारे इन चीजों से बढ़ गए, आपकी रैंक 500 500 600 600 ऊपर हो जाती है। सो इसको प्लीज ध्यान में रखें। थोड़ा सा टॉपर्स की कॉपीज है, और सिर्फ यहां नहीं है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे निकालिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, रीड करिए, ध्यान लगाइए क्या कर रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज क्या होती है, जो मैं खुद फॉलो करता था, ये वाला काम आप भी कर सकते हो। जब जो सब्जेक्ट तुम्हारा हो जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल इको कंप्लीट हो जाए, जिस दिन इको कंप्लीट हो जाए, तो क्या करो, GS 3 की ना टॉपर्स की कॉपीज डाउनलोड कर लो, 50 60। उसमें आइडेंटिफाई कर लो इको के क्वेश्चन कौन कौन से उन्होंने लिखे हैं। क्या करो, उन्हीं क्वेश्चंस को तुम लिखो, और फिर कॉपी टॉपर की रखो, सेम क्वेश्चन की अपनी रखो, और कंपेयर करो कि उसने कैसे इंट्रोड्यूस करा इसमें, हमने ऐसे करा, उसने कौन से पॉइंट लिखे, हमने कैसे लिखे। कंपैरिजन। मेरे कहने का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पीडीएस वाला क्वेश्चन है, अब तुम खुद लिखो पीडीएस वाला, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपको खुद लिखना चाहिए। ये वाला पीडीएस वाला क्वेश्चन खुद लिखो, और जैसे आप खुद लिखोगे ना क्वेश्चन, बिना देखे लिखो, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो, यहां से टॉपर ने लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो, आंसर। अब क्या करो, अभी नहीं, अगले दिन, उस दिन तो तुम्हारा दिमाग, क्योंकि जिस तरीके से तुमने लिखा वो ही रहेगा। एक दिन बाद जब तुम्हारा दिमाग फ्रेश हो जाए, दोनों को साथ में रखो, और देखो कि यार इसने कैसे लिखा, मैंने पीडीएस की डेफिनेशन कैसे दी, ज्यादा बेटर क्या है, मेरा लग रहा है ठीक है, आगे इसकी लग रही है चुरा लो, रट लो। उसे क्या पता, दिस इज द इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट, फ्री राइडरशिप। सामने वाले का अच्छा लग रहा है, चुरा लो। सही बता रहा हूं मैं आपको, अगर आपको ये डेफिनेशन अच्छी लग रही है, रट लो कि पीडीएस पे ये डेफिनेशन आएगी, मेरे को यही लिखनी है हमेशा। जब क्वेश्चन आएगा पीडीएस, क्योंकि पीडीएस पे क्वेश्चन आ सकता है, यही लिखनी है। नेक्स्ट, कैसे लिख रहे हैं? अच्छा, इसने डायरेक्ट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बास्केट से स्टार्ट करा, मैंने कुछ और चीज से स्टार्ट करा। तो आप अपने आंसर को जब कंपेयर करोगे ना, तब समझ में आएगा, अच्छा यार मैं तो ये पॉइंट मिस कर गया, ये वाला लिख लेता हूं। और सुनो, सबसे अच्छी बात, इनमें सबसे अच्छी चीज क्या है, उसी टॉपर ने, मतलब जैसे विजन है, उस यार उन्होंने कॉपी भरी है, तो एक ने नहीं दी होंगे उस साल। उस साल बहुत सारे टॉपर्स निकले, सबने वही आंसर लिखा होगा GS 3 वाले कॉपी का। मेरे कहने का मतलब है, अभी जैसे यहां पे आप जाओगे, अभी तो यहां पे तो शक्ति दुबे है, फॉर एग्जाम्पल नीचे जाओगे, शाह मर्गी, मर्गी शाह, है ना, इन्होंने भी दिया होगा, वही GS की कॉपी लिखी होगी, उसकी भी डाउनलोड कर लो। अलग अलग टॉपर्स की उसी साल की सेम कॉपी डाउनलोड कर लो, सबकी,
और जैसे ही आप सेम कॉपी डाउनलोड कर लोगे और उसी का क्या देखो, फोर्थ क्वेश्चन, और देखो सबने कैसे स्टार्ट किया है, सबने कैसे कंक्लूड किया है, तब आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अच्छा यार, हिस्ट्री के आंसर में किसी ने फैक्ट से स्टार्ट करा, किसी ने एग्जाम्पल से स्टार्ट करा, किसी ने उसको एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करा, किसी ने किसी तरीके से करा, तो आपको ना 5 तरीके समझ में आ जाते हैं। तो ये काम आपको खुद करना पड़ेगा, जब तक नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है, आंसर राइटिंग में आप इंप्रूवमेंट नहीं ला सकते। तो लर्न फ्रॉम दोज जो सक्सेसफुल हैं, लर्न फ्रॉम दोज जो फेलियर्स हैं, और वो सीखो क्या नहीं करना है, ज्यादा बेटर है। और लिखना स्टार्ट करो। जब ये सब समझ में आ जाएगा तो ये तो समझ में आ जाएगा लिखना क्या है, फिर लिखने का तरीका लिखते 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 इंप्रूव होगा।